वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणियों में पोषण। जब हम प्राणियों में पोषण की बात करते हैं तो पोषण अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार से होता है बच्चों। अब जैसे कि हम अपने पोषण की बात करें, जानवरों के पोषण की बात करें या छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के पोषण की बात करें, सभी के अंदर पोषण का तरीका अलग अलग होता है। हाँ, पर यह हमें पता है कि सभी को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। हमें हमारे शरीर के लिए पोषण की आवश्यकता क्यों है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है सभी कार्यों को करने के लिए। हमारे जीवन को यापन करने के लिए शरीर के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही बच्चों, विशेष प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं जिनसे हम रोगों से लड़ सके, अपने शरीर के अंदर टूट फूट की मरम्मत कर सके, हमारा शरीर वृद्धि और विकास कर सके और जीवन यापन कर सके। चलिए जानते हैं कैसे होता है हमारा पोषण। आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं बेटा, वो अपने आप अपना पोषण कर लेते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं और उनको हम कहते हैं क्या बेटा, बताइए? स्वपोषी, क्योंकि वो अपना पोषण खुद कर रहे हैं। यानी ऐसे प्राणियों को, ऐसे जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं, जो अपना पोषण खुद कर सकते हैं। पोषण तो हम खुद अपना भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है और ऐसे जीवों को हम कहते हैं विषमपोषी। क्या कहते हैं बच्चों? विषमपोषी। विषमपोषी क्या होते हैं? जो दूसरों से अपना पोषण लेते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करता है। यानी हम चाहे सीधे तौर पर देखें या फिर थोड़े टेढ़े मेढ़े तौर पर, हमें पोषण जो है वो पौधों से ही मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई प्राणी जो है वो सिर्फ मांस खाता है, तो आपको क्या लगता है कि मांस क्या पेड़ों पर उगते हैं? नहीं, मांस जिस जीव से उसको मिलता है वो जीव जरूर पेड़ पौधे खाता है ना। तो पेड़ पौधों का पोषण उस जीव के अंदर गया, फिर उस जीव को किसी दूसरे जीव ने मारकर खा लिया, तो उसके मांस से उसको पोषण मिल गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। पेड़ पौधों पर कैसे निर्भर है ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन उनसे हमें कैसे पोषक तत्व मिलते हैं उनके बारे में भी जरा चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, सीधे ही पौधे खा लेते हैं। जैसे बेटा हमने पढ़ा गाय, भैंस, बकरी, ये पौधों के सीधे उत्पाद को खा लेते हैं। जबकि कुछ अन्य जंतु भी हैं जो अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। यानी कह रहा है कि जबकि कुछ अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। यानी जैसे शेर है ना, चीता है ना, और बेटा लोमड़ी इत्यादि। ये सभी जीव ऐसे हैं जो अपने आहार के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। हम भी उनमें से ही एक हैं और हम ये जानते हैं कि जो जीव बेटा सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में भी ये लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो आपको हमेशा याद रहे बेटा, तो साथ ही साथ आप कमेंट करके भी बताते रहिए जो चीजें आपको पता है। जो चीजें नहीं पता है ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद फिर आप रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खा सकते हैं। कुछ ऐसे जंतु है सिर्फ और सिर्फ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जिन्हें हमने मांसाहारी कहा था। यानी ऐसे जीव जो सिर्फ मांस खाते हैं, जो दूसरे जीवों को खाते हैं अपने पोषण के लिए। कुछ ऐसे जीव हैं जो मांस भी खा लेते हैं और दूसरे जीवों को भी, उन्हें हमने सर्वाहारी कहा था। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ रखने, गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी अगर बेटा हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं होगी, तो हम गतिशील कहां से रहेंगे? गतिशील का मतलब क्या है कि आप अपने हाथ पैर को हिला डुला पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, चल फिर सक रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके शरीर के अंदर बेटा ऊर्जा है। अगर हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो क्या हम ये सब काम कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता है। प्राणियों में पोषण में ये जो भी पोषक तत्व होते हैं, प्राणियों में जो पोषण तत्व है यानी प्राणियों के जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित यानी सम्मिलित है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि प्राणियों में जो पोषण है यानी प्राणियों के पोषण में, अगर आपसे कोई पूछे प्राणियों में
पोषण या प्राणियों के पोषण में क्या मतलब कह सकते हो कि खूबी है, तो आप कहेंगे क्या कि इसमें वो भोजन खाते भी हैं और साथ ही उसे पचाते भी हैं। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य यानी भोजन के अनेक घटक हैं। स्मरण करके उसके नाम लिखिए। स्मरण हम कर सकते हैं बेटा, उसके बहुत सारे घटक हैं। जैसे हमने पढ़ा था बेटा कार्बोहाइड्रेट, है ना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा आप लिख सकते हैं वसा, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं खनिज लवण, उसके बाद आप लिख सकते हैं प्रोटीन, उसके बाद आप लिख सकते हैं जल, उसके बाद आप लिख सकते हैं रूक्षांश। ये सभी पोषक तत्व है। हाँ, वो बात अलग है कि हमने पढ़ा था कि रूक्षांश को हम पोषक तत्वों में नहीं डालते हैं, क्योंकि रूक्षांश से हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है। वो हमारे शरीर से मल को बाहर निकालने में बस मदद करता है, यानी हम रूक्षांश को पचा नहीं सकते हैं। हमारा शरीर रूक्षांश को नहीं पचा सकता क्योंकि उसके अंदर बेटा सेल्यूलोज होता है जो हमारे शरीर के अंदर नहीं पच पाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो अब तक हमने जानी। हमने ये सीखा कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर पोषक की आवश्यकता होती है और विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था वो कौन कौन से हैं। तो वही कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं, यानी इसमें कार्बन होता है बच्चों, हाइड्रोजन होता है और साथ ही बेटा ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एक तत्व से मिलकर नहीं बना है, कार्बोहाइड्रेट बेटा जटिल रूप है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो उससे मिलता है हमें ग्लूकोज, ग्लूकोज जब टूटता है तो उससे मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और साथ ही जल। अब आप सोच कर देखिए कि कार्बोहाइड्रेट कितना जटिल है। तो हम क्या करते हैं, हम जब खाते हैं ना तो हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रकार के जो है पाचक रस पाए जाते हैं। वो जटिल पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं जिन्हें हम पचा पाते हैं और अवशोषित कर पाते हैं। तो वही कह रहा है कि अनेक जंतु इस जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख के द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में कैसे बदला जाए। जैसे आप देख सकते हैं बेटा कि ये जटिल पदार्थ है, मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंश आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जो अंश जुड़े हुए हैं, इनका जब हमारे शरीर में प्रवेश होता है तो हमारा शरीर इनको अवशोषित नहीं कर पाता है, तो हमारे शरीर को इसे तोड़ने की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर इसे तोड़ता है। इसकी शुरुआत तो बेटा हमारे मुंह से ही हो जाती है। हमारे शरीर में सबसे पहले जो पाचक रस स्रावित होता है वो होता है बेटा हमारा लाला ग्रंथि से निकलने वाला लाला रस, यानी लार, जो यहां से निकलता है। और ये लार बच्चों जो भी हमारे पोषक तत्व हम खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। ऐसे बेटा चबाने के लिए हमारे पास दांत है, जीभ है जिसको हम प्रयोग में लाते हैं जिससे कि हम लाला रस को भोजन के अंदर मिला सके। तो वही कह रहा है क्या कि जो खाना हम खाते हैं वो जटिल अवस्था में होता है, उसको सरल अवस्था में सरल रूप में तोड़ने की आवश्यकता है। तो वही कह रहा है कि ये सरल पदार्थ में टूट गए, ये सब अलग अलग हो गए। देखिए इसके बीच का जो आबंध था, यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ था वो टूट चुका है। देखिए आप गौर से, टूट गया ना। तो वही कह रहा है क्या कि हम जो खाते हैं उसमें हम बहुत ही ज्यादा जटिल चीजों को खाते हैं। पहले हम उसे चबाकर छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, फिर उसको पचाकर और भी अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका अवशोषण कर लेते हैं और बस फिर क्या, फिर तो हमारे पूरे शरीर में वो फैल जाता है।